नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो का दूसरा भाग है जिसमें हम सीटेट सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। आज का ये दूसरा पार्ट है। चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रदात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन ए है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को उदाहरण देना और उनकी तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये एक अच्छा आंसर दिखाई दे रहा है। तो यही आंसर होगा। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग, दंड बिल्कुल हमें उपयोग नहीं करना। ये देखिए सी आंसर है। डिस्क्रिप्शन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। देखते हैं कौन से वातावरण में। ऑप्शन ए है, जहां उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन डी है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी के निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां बच्चे को महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। देखते हैं क्या पता चलता है। ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में भरा पड़ा हुआ था पहले से। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। यही इसका आंसर मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पक्षी को पहचान रहा है, तभी वो कह रहा है कि एक पक्षी। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो देखते हैं अब नीचे कोट की सहायता से आंसर। ऑप्शन डी, केवल बी दूसरा तथ्य ही सही होगा। बिल्कुल यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उसे भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखते हैं टीचर को क्या कहना चाहिए कि उसके बच्चे इंटरनल रूप से मोटिवेटेड हो सके। ऑप्शन नंबर ए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। नहीं। ऑप्शन बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। ये इंटरनल मोटिवेशन के लिए काफ़ी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। ये भी आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन डी है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। बिल्कुल ये विचार इंटरनल मोटिवेशन के लिए बच्चे के लिए आवश्यक है और यही टीचर को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन में पॉज करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। फिर से इंटरनल मोटिवेशन कैसे दे सकती है, देखते हैं। उसमें चिंता और डर पैदा करके। नहीं, गलत। डर और चिंता जैसी कोई चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। यही आंसर अभी तक सही लग रहा है। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल
उचित और सटीक नज़र आ रहा है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रटकर याद करना, बिल्कुल रटकर याद करना नहीं है, रटने की पढ़ाई में कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन कट कर देते हैं। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, दंड भी नहीं देना है बच्चों को, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे काम करने के लिए जिसे परीक्षा के अंत में वह अच्छे अंक पा सकें। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने। ऐसी एक्टिविटी टीचर को करानी चाहिए जिससे वो बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़े और वो सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन अच्छे विद्यालय का कोई भी गुण नहीं है, शारीरिक दंड नहीं है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर है। प्रतियोगात्मक कक्षा, ये भी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विकास का पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखते हैं। पदाभिमुख सिद्धांत जो है विकास का, ये निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर नहीं, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर नहीं, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे पदाभिमुख दिशा सिद्धांत विकास का कहते हैं, यही इसका आंसर है। ग्रामीण से शहरी के क्षेत्रों की ओर ऐसा कोई भी सिद्धांत विकास का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। इसको मस्त का दो मुखी भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म से पूर्व का समय, बिल्कुल नहीं। मध्य बचपन का समय, या वयस्क अवस्था का समय, या प्रारंभिक बचपन का समय? तो इसका आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्रदान करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। देखिए, उसके माता पिता अगर खेलते हैं तो इसमें एक आनुवंशिक गुण आ गया है कि उसका भी इसमें रुचि आ गई है और उसे वातावरण भी वैसा ही मिल रहा है कि उसके माता पिता भी खेलते हैं तो उसकी भी खेलने की इच्छा करती है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? परिवार और पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, समाजीकरण के गौण वाहक विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं, क्योंकि परिवार तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। और ये क्वेश्चन भी सी टेट में और स्टेट टेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखिए, लेव वाइगोस्की का जब भी नाम आ जाएगा उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, इस तरह के शब्द जरूर होने चाहिए। देखिए, संतुलन, सामाजिक अन्योन्यक्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन
और ऑप्शन नंबर डी है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो इसका समाज जहाँ लैब बायोगोस्की होगा तो सामाजिक या सांस्कृतिक इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा है। बिल्कुल बी आंसर है। डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए कौन सी अवस्था होगी कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। ये दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो मुझे लगता है इसमें सी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। देखिए इस तरह में उसमें सामाजिकता आ गई है और खुद की समझ बन गई है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो ये उसकी खुद की समझ है जो समाज में रहकर आती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। देखिए पुनर्वलन की बात हाँ स्किनर करते हैं, मनोवैज्ञानिक जो है स्किनर वो करते हैं। और इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 26 है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा, जिसको स्कीमा कहते हैं, स्कीमा वो होता है जो मानसिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। यानी हमारी मानसिक क्रियाएं जितने भी है, सोचना समझना या दिमाग से कोई क्रिया करते हैं उसको स्कीमा कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इससे भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या फिर समयीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में इन दोनों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है। देखिए समावेशन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एबल और डिसेबल सभी बच्चे, उस कक्षा को हमने हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि प्रोत्साहित करना है। तो ये आंसर नहीं होगा, आवृत्ति को बढ़ावा देकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 28 है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 सिद्धांत दिए थे और इन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षण से ही निर्धारित किया जाता है। देखिए केवल शब्द का उपयोग बहुत ही बच्चे के संदर्भ में और पढ़ाई के संदर्भ में करना बहुत सही नहीं होगा क्योंकि केवल एक लिमिटेशन है जो नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा तरह ग्रहण करें। अभी तक यही आंसर सही लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं।
क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। देखिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी बातें हावर्ड गार्डनर से जुड़ी हुई सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए वो कुछ काम कर रही है लड़की और खुद से बात कर रही है, इसको क्या कहते हैं? जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रक्रिया के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषण से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अभी तक यही आंसर सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की से खोजबीन नहीं। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, लेकिन इसमें आंसर बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहा है। देखिए लेव वाइगोस्की जो थे, इन्होंने यदि कोई बच्चा खुद से कुछ काम करता हो, खुद से कुछ बात कर रहे हैं, तो इसको उन्होंने प्राइवेट स्पीच के नाम से भी बताया हुआ है। और इसमें आंसर में कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना चाहिए, जहाँ जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट देखते हैं। लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो देखिए ये जो है जैविक संरचना है। तो चलिए आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आगे मैं आपको बाकी सब्जेक्ट ईवीएस, मैथ और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस करवाऊँगा।